बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि हम किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड को दो तरह से ऑपरेट करवा सकते हैं जो यूज़फुल है, जिसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कहा जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में यानी डायोड अपने अंदर से करंट को पास करने की इजाज़त देता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट को ब्लॉक करता है। तो इसका मतलब हमने वहाँ पर ये देखा कि डायोड जो है वो एक स्विच के तौर पे ऑपरेट करता है, जो ये ऑन भी हो सकता है और ऑफ़ भी हो सकता है। आज हम किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड की वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक जो है वो दो तरह की ही होती हैं, यानी डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो उस वक्त वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होगा उसको फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक कहा जाएगा, और जब उसको रिवर्स बायस करेंगे तो उस वक्त वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होगा उसको रिवर्स करैक्टरिस्टिक कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो उसकी फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक जो है उनके बारे में ही स्टडी करेंगे। लेकिन वोल्टेज और करंट के बारे में अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें एक सर्किट डायग्राम जो है वो क्या करनी है, प्लॉट करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि उस सर्किट डायग्राम को इस्तेमाल करके हम किस तरह से वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक जो है वो प्लॉट कर सकते हैं डायोड की। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि आपने वोल्टेज की वेरिएशन के साथ करंट की वेरिएशन को क्या करना है, नोट करना है। तो वोल्टेज की वेरिएशन के साथ करंट की वेरिएशन को नोट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक वेरिएबल बैटरी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जो वेरिएबल बैटरी है इसका वोल्टेज जो है वो आप एक मिनिमम लेवल से एक मैक्सिमम लेवल तक जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड जो बैरियर वोल्टेज था वो आपने देखा था सिलिकॉन में, उसकी वैल्यू तकरीबन यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर 0.7 वोल्ट होती है, जर्मेनियम में वो 0.3 होती है। तो हम इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं रखते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आप फॉरवर्ड में बढ़ा देंगे तो बहुत लार्ज करंट उस डायोड में से गुजरेगा और वो जो लार्ज करंट है वो उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हम फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक में वोल्टेज को 0 से 3 वोल्ट तक ही जो है वो क्या करते हैं, लिमिटेड रखते हैं। आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो यानी बियॉन्ड द लिमिट जो है वो हम नहीं जाएंगे इसमें। इसके बाद आप यहाँ पर एक रजिस्टर लगा सकते हैं, इधर जो है वो एक डायोड इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप देखें इस डायोड का जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और जो एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो आपने फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना ली। लेकिन हमने वोल्टेज को भी मेजर करना है और साथ साथ करंट को भी मेजर करना है। अब वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है और इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं कि वोल्ट मीटर को हमेशा उन दो टर्मिनल्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जिनके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं। तो हम तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं। तो वोल्ट मीटर की एक लीड जो रेड लीड है वो आपने पी रीजन के साथ कनेक्ट कर दी और दूसरी लीड जो है वो आपने एन रीजन के साथ कनेक्ट कर दी। तो ये वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा। करंट करंट मेजर करने के लिए लाजमी होता है कि आप एम मीटर इस्तेमाल करें। फॉरवर्ड बाइस में जो करंट होता है वो मिली एम्पेयर्स की रेंज में होता है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पर एक मिली एम मीटर जो है वो क्या करेंगे, लगा लेंगे, जो कि मिली एम्पेयर्स में करंट को मेजर कर सकता है। ये मिली एम मीटर जो है वो यहाँ पर लग गया और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। तो इसलिए देखें कि जब करंट इस बैटरी से इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ मिली एम मीटर में से गुजरेगा तो वो सारा का सारा करंट इस डायोड में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो इस साइड पे कोई करंट जो है वो पास नहीं करेगा। अब दूसरा काम जो है वो आप इसके साथ जो है करेंगे वो ये करेंगे कि आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आप वोल्टेज लेंगे। अब इस वोल्टेज को मैंने वी एफ कहना है और ये वोल्टेज का जो यूनिट होगा वो होगा वी, वोल्ट्स में। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस को आई यानी करंट प्लॉट करना है वाई एक्सिस के ऊपर आई एफ, लेकिन ये जो करंट की अमाउंट है मिली एम्पेयर्स में है तो इसलिए आप मिली एम्पेयर जो है वो लगा दें यहाँ पर।
अब आप देखेंगे कि स्टार्ट में वोल्टेज ज़ीरो है, करंट ज़ीरो होगा, तो इट मीन्स कि आप ओरिजिन से ये हमारा स्टार्ट होगा ये। उसके बाद आप वोल्टेज को बहुत छोटे छोटे स्टेप में इंक्रीज़ करें, यानी ज़ीरो से 0.1 के पास लेके जाएं। आप देखेंगे करंट में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, यानी जो मिली एमीटर है उसकी रीडिंग अभी भी जो है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, उसमें कोई इतनी ख़ास रिफ्लेक्शन नहीं होगी। आप वोल्टेज को क्या करते रहें, मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह से 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं फ़िलहाल कि ये सिलिकॉन का डायोड है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 0.7 के करीब पहुँचे हैं, ठीक है, यानी 0.7 एक्चुअली में क्या है, बैरियर वोल्टेज है, उसके करीब पहुँचे हैं, तो उस वक्त करंट में जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। तो आप देखेंगे स्टार्ट में आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट में इतनी ज़्यादा जो है वो चेंज नहीं आ रही थी, ठीक है, और जैसे ही आप 0.7 के करीब पहुँचे हैं तो उस वक्त वोल्टेज में क्या हो गया, करंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया। तो ये जो बैरियर के करीब आप पहुँचेंगे उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि ग्राफ कुछ इस टाइप का हो गया। अब ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ इंडिकेट ये कर रहा है कि जब तक आपका वोल्टेज 0.7 से नीचे था उस वक़्त तक इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो जंक्शन को क्रॉस कर चुके, क्योंकि जंक्शन के ऊपर हमने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की एक लेयर मौजूद है जिसको डेप्लीशन रीजन कहा जाता है, और वही लेयर जो है वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से जंप करके पी रीजन की तरफ जाने से रोकती है, जिसको हमने पोटेंशियल बैरियर कहा था। इसका मतलब है अब आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी 0.7 वोल्ट पे कि वो उस बैरियर को क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें, लेकिन 0.7 से पहले पहले उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। अगर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी तो हमने 0.7 से पहले भी कुछ ना कुछ करंट की अमाउंट शो की हुई है। ये करंट किस वजह से फ़्लो कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि 0.7 से पहले उनके पास इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा एक और एनर्जी जिसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है वो तो उनके पास मौजूद है। वो तो अगर रूम टेम्परेचर पे मौजूद हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है वो एनर्जी उनके पास मौजूद रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कुछ थर्मल एनर्जी मिला के अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी तो फिर वो क्या कर जाएंगे, जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है इस काबिल हो जाते हैं जो जंक्शन के करीब होते हैं वो जंप कर जाएं, लेकिन असल जो करंट वोल्टेज की वजह से पैदा हो रहा है वो 0.7 के राउंड अबाउट जाके पैदा हो रहा है। अब देखें जब आप 0.7 को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद सिचुएशन देखें। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब वोल्टेज में कोई ख़ास चेंज नहीं आ रही, वोल्टेज ऑलमोस्ट 0.7 के राउंड अबाउट जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और जो करंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक दफ़ा आप बैरियर को क्रॉस कर लें तो इसका मतलब है अब तमाम इलेक्ट्रॉन के पास एनफ एनर्जी है कि वो बैरियर को ईजिली क्या कर सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे। अब इस करेक्टरिस्टिक से हमें किस चीज़ का पता चलता है, ठीक है, कोई भी ग्राफ होता है उस ग्राफ या ना दो इन्फॉर्मेशन आप उस ग्राफ से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला इन्फॉर्मेशन है एरिया अंडर द कर्व। जो एरिया अंडर द कर्व होती है वो होती है क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब है वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने के लिए जो नई फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो पावर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा पावर डिसिपेटेड, यानी इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट इसमें से पास कर रहा है, तो डायोड कुछ पावर डिसिपेट कर रहा है। अब पावर डिसिपेशन का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि आप डायोड को ना हाथ लगाएं कुछ देर, जब उसमें से करंट गुजरता रहे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा क्या हो चुका होगा, हीटअप हो चुका होगा, तो पता चल रहा है कि उसके क्रॉस जो है वो क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। और एनर्जी अगर तेज़ी से डिसिपेट होगी तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगी, स्लोली डिसिपेट होगी तो पावर डिसिपेशन जो है वो कम होगी। दूसरी चीज़ जो है वो ग्राफ की क्या होती है, स्लोप। जो स्लोप है ग्राफ की उससे आपको किस चीज़ का पता चलता है, स्लोप होती है क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो है करंट और एक्स एक्सिस पे जो है वो है वोल्टेज,
और इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, डेल्टा आई एफ चेंज इन फॉरवर्ड करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। फ़र्ज़ कर लेते हैं आप इस ग्राफ के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स जो है वो ले लें, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ। आपने इन दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के साथ भी मिलाना है और इन्हीं दोनों पॉइंट को वाई एक्सिस के साथ भी मिलाना है। तो ये देखिए, ये मैंने वाई एक्सिस के साथ यूँ मिला दिया, एक्स एक्सिस के साथ सॉरी। तो ये जो इन दोनों इंटरसेप्ट्स में चेंज आएगी, इसको कहा जाएगा चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ भी मिला देते हैं। ये पहले पॉइंट को मिला दिया और ये दूसरे पॉइंट को मिला दिया। ये जो चेंज आ रही है ये है चेंज इन फॉरवर्ड करंट। तो आप देखें, करंट में चेंज बहुत कम है, वोल्टेज में चेंज ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर जो कंडक्टेंस है वो क्या है, कम है। क्योंकि करंट कम है तो इसलिए जो है इसको कहेंगे इस पॉइंट पे लो कंडक्टेंस है। अब 2 पॉइंट्स लें यहाँ पर, जब पॉइंट 7 को क्रॉस कर चुके हैं आप, ठीक है। ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें। अब दोबारा से इनको एक्स एक्सिस के साथ भी मिलाएं और वाई एक्सिस के साथ भी मिलाएं। तो देखिए, मैं इसको वाई एक्सिस के साथ मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, चेंज इन करंट आ गया, ठीक है, डेल्टा आई एफ। और अब मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाता हूँ तो आप देख लेंगे ये एक्स एक्सिस पे जो डेल्टा वी एफ है ये बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब डेल्टा आई एफ ज़्यादा है और डेल्टा वी एफ क्या है, कम है। तो जब ऊपर वाली टर्म ज़्यादा हो और नीचे वाली टर्म जो है वो कम हो तो उस वक्त आंसर जो है वो लार्ज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैरियर पोटेंशियल से पहले पहले, जब तक आप बैरियर पोटेंशियल से पहले पहले थे, उस वक्त कंडक्टेंस जो थी वो क्या थी, लो थी। तो लो कंडक्टेंस थी इसकी। और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्ट होती है। तो अगर कंडक्टेंस लो है तो इसका मतलब है उस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, हाई है इस वक्त। और जैसे ही आप बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस किया, यानी वो 0.7 वोल्ट को, ये बैरियर पोटेंशियल मीन्स 0.7 वोल्ट, इसको क्रॉस किया तो उस वक्त कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ कर गई। यानी इसका मतलब है उस वक्त ज़्यादा करंट पास कर रहा है तो हम कहेंगे हाई कंडक्टेंस है। और अगर कंडक्टेंस हाई है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, लो है। तो असल फॉरवर्ड बाइस जो है वो बैरियर के बाद ही होता है। तो इसलिए जब भी बैरियर क्रॉस कर जाएंगे तो आप देखेंगे डायोड की जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो है और जो कंडक्टेंस है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो स्लोप से हमें अलबत्ता कंडक्टेंस का पता चल रहा है, लेकिन डेली लाइफ में हम कंडक्टेंस जो है वो मेजर नहीं करते, हम रेजिस्टेंस की टर्म्स में जो है वो क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, स्मॉल आर। और इसके साथ जो है वो क्या लगा देते हैं, एफ़, यानी पता चल जाएगा फॉरवर्ड, और यहाँ पर प्राइम लगा देते हैं। स्मॉल आर हमेशा उस रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है जिसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी हो, जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस पहले हाई थी, फिर ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो ये है आर एफ़। तो इसको आप यूँ लिखते हैं डेल्टा वी एफ़ ओवर डेल्टा आई एफ़, ठीक है, क्योंकि ये इस स्लोप का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी डायोड की वो नहायत ही कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो अपने जहन में रख लें कि हमने ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बनाई हैं, ये किसकी बनाई है, सिलिकॉन के लिए। अगर जर्मेनियम के लिए बनाई होती तो सेम शेप इसी तरह की होती, बस ये अगर 0.7 के ऊपर जाके आपको क्या कर रहा है, ऑफसेट यानी शूट दिखा रहा है ऊपर की तरफ, तो वो 0.3 के ऊपर जो है वो यूँ ऊपर की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें सिलिकॉन के लिए यही वाली करेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी पड़े तो जर्मेनियम के लिए सॉरी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से वही एक्सिस जो है वो ले लेंगे, वी एफ और आई एफ मिली एम्पेयर्स में। और आप देखेंगे कि इस ग्राफ का ट्रेंड जो है वो उसी ग्राफ जैसा ही है, बस फ़र्क ये होगा कि इसमें ये 0.3 के करीब जो है वो क्या आ जाएगा, हमारी सिचुएशन यूँ बन जाएगी। तो ये दोनों जो है वो ग्राफ्स थे फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन या फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जर्मेनियम के लिए है
और ये जो है वो क्या है, सिलिकॉन के लिए। तो ये आपके पास पहली जो इसका हाफ़ है वो हमने डिस्कस किया। अब हम इसका सेकंड हाफ़ यानी जिसको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है उसको डिस्कस करते हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो हमें डायोड को रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। अब रिवर्स बाइस करने के लिए आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के एन रीजन के साथ और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी रीजन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैं पी रीजन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और ये जो पॉजिटिव है इसको मैं एन रीजन के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कनेक्शन हो गया। बैटरी हमें अभी भी क्या रखनी है, वेरिएबल रखनी है, क्योंकि हमने वोल्टेज के चेंज करने से करंट की वेरिएशन को क्या करना है, नोट करना है। तो 0 से 30 वोल्ट तक की बैटरी। रिवर्स बाइस में जो डायोड है वो काफ़ी वोल्टेज बर्दाश्त कर लेता है, यानी आजकल जो मॉडल हम इवन लैब में इस्तेमाल करते हैं उनमें भी रिवर्स बाइस में वो 400 वोल्ट तक भी जो है वो इजीली बर्दाश्त कर लेता है। तो हम रिवर्स वोल्टेज के लिए जो बैटरी है हम बड़ी इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर रजिस्टर भी नहीं लगाया। रजिस्टर इसलिए नहीं लगाया कि रिवर्स बाइस में करंट वैसे ही बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि हमने कहा था रिवर्स बाइस वो कंडीशन है जो करंट को क्या करती है, स्टॉप करती है। लेकिन प्रैक्टिकली एक थोड़ा सा करंट जो लीकेज करंट होता है वो इसके अंदर पास करता रहता है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर लगा दिया है। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज़ में हम एक एम मीटर लगाएंगे, लेकिन ये एम मीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा क्योंकि इसने लो करंट मेजर करना है। तो ये माइक्रो एम मीटर होगा। पहले हमने जो इस्तेमाल किया था वो मिली एम मीटर इस्तेमाल किया था। अब हम जो है वो क्या करते हैं, ग्राफ जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अभी हम सिलिकॉन ही इसको अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, आप देखें, आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, एन को ऊपर कर दिया और पी को नीचे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो वोल्टेज मालूम करेंगे उसको रिवर्स वोल्टेज कहा जाएगा। तो रिवर्स वोल्टेज यूनिट तो उसका वोल्ट्स ही होगा। अब देखें, ये ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है और करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है आई आर भी जो है वो नेगेटिव आई एक्सिस पे आएगा और इसका यूनिट भी मिली एम्पेयर नहीं होगा, माइक्रो एम्पेयर होगा। अब सिचुएशन ये है कि जब आप रिवर्स बाइस करते हैं तो हमने कहा था रिवर्स बाइस जैसे ही करेंगे एन रीजन से सारे इलेक्ट्रॉन निकल के इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन के अंदर मौजूद होल के साथ मिला देगा और डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगा। मज़ीद इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि पी रीजन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर से थर्मली जनरेटेड थे, बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से पैदा हुए थे। वो एन रीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की तरफ धकेलेगा और वो इजीली जंक्शन को क्रॉस करके एन रीजन पे जाएंगे और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यूँ। तो इसका मतलब है एक रिवर्स करंट, यानी बैटरी का जो लीकेज करंट है वो क्या करेगा, इसके अंदर पास करता रहेगा माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो शुरू में आपने वोल्टेज 0 रखा तो करंट 0 होगा। जैसे ही वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट बढ़ने के बाद वो अपनी एक सैचुरेशन लेवल, मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा। अब ये जो सैचुरेशन लेवल है बहुत ही कम है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ये पैदा होने वाला करंट है। तो जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनका करंट तो वो है वो नहायत ही स्मॉल है, उनकी तादाद बहुत कम है। तो ये अपनी एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। इस मैक्सिमम लेवल को IRS कहा जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। यानी रिवर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन है और मैक्सिमम है। उसके बाद आप वोल्टेज को जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, आप देखेंगे वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, करंट में कोई चेंज नहीं आ रही, या जो चेंज है वो नहायत ही क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये काम जो है वो करते रहें, ये इसकी रिवर्स करैक्टरिस्टिक कहलाती हैं। अब अगर आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा एक्सीड करवा दें, 30 से भी ऊपर ले जाएं, 40, 50, 60, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक ख़ास लेवल पे पहुंचेंगे। उस लेवल को कहा जाता है VBR। उल्ट पड़े यहाँ से, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब रिवर्स का मतलब तो आपने रिवर्स बाइस किया हुआ है, ब्रेकडाउन का मतलब है टूट जाना, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो जाना। उसमें ये होता है कि जब आप रिवर्स बाइस बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो जो माइनॉरिटी कैरियर इसके अंदर मूव कर रहे थे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिवर्स करंट था,
उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब वो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ सिलिकॉन से टकराते हैं तो सिलिकॉन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन टकराया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को फ़र्ज़ करें बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर लिया, तो वो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद 2 एटम के साथ टकराएंगे, मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। वो 2 से 4 हो गए, 4 से वो 8 हो जाएंगे, 8 से वो 16 हो जाएंगे। और ये काम इतनी तेज़ी से होगा कि वो इतनी तेज़ी से जो मल्टीप्लिकेशन होगी बहुत लार्ज करंट जो है वो पास करेगा। तो उस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो आप देखें वोल्टेज मज़ीद नहीं बढ़ रहा, करंट जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है बढ़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, और इतना ज़्यादा करंट इतनी ज़्यादा हीट पैदा करेगा कि स्ट्रक्चर जो है वो मेल्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन है। इसको एवालॉन्च ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। तो एवालॉन्च आप जानते हैं बर्फ़ानी इलाके में जो है वो तूफ़ान जो आता है उसको जो है वो एवालॉन्च कहा जाता है। तो उसमें आप जानते हैं कि बर्फ़ की एक लेयर एक तह के ऊपर दूसरी तह आ जाती है, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि फ़र्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो नए इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहे हैं, उनसे नए इलेक्ट्रॉन और ये एवालॉन्च यानी तूफ़ान आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इतना ज़्यादा तूफ़ान को फिर ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, रिवर्स करैक्टरिस्टिक। अब रिवर्स करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, रिवर्स रेजिस्टेंस। जैसे हमने वहाँ पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मालूम की थी, यहाँ पर रिवर्स रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। वो होगी चेंज इन रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन रिवर्स करंट। तो अगर आप देखें मैं इस ग्राफ के ऊपर ये जो रिवर्स वाला हिस्सा है इससे पहले मैं 2 पॉइंट जो है वो लगा लूँ, ये कोई से 2 पॉइंट्स, ये एक्स एक्सिस के साथ मिला लिया। एक्स एक्सिस में ये जो चेंज है इसको कहा जाएगा चेंज इन रिवर्स वोल्टेज, और इनको आप वाई एक्सिस के साथ में मिलाएं। देखें ये वाई एक्सिस के साथ भी आपने मिलाया, तो ये है चेंज इन रिवर्स करंट, ये जो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब है चेंज इन रिवर्स वोल्टेज लार्ज है, चेंज इन रिवर्स करंट जो है वो स्मॉल है। तो इट मीन्स कि ये जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगी ये क्या होगी, बहुत लार्ज होगी। तो इसका मतलब है फॉरवर्ड बाइस में डायोड ने बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ़र की थी, रिवर्स बाइस में वो बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। फॉरवर्ड बाइस में जो रेजिस्टेंस होती है वो चंद मेगा ओम होती है, चंद ओम होती है, लेकिन रिवर्स बाइस में यही जो रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओम्स या उससे भी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो ये डायोड की रिवर्स करैक्टरिस्टिक आपने प्लॉट की। अब ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बैरियर वोल्टेज है, जैसे हमने कहा कि सिलिकॉन के लिए 0.3 है और जर्मेनियम के लिए जो है वो क्या है, ये 0.7, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 है। तो ये जो बैरियर वोल्टेज है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कि आप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, तो आप देख रहे हैं उसके साथ जो है वो चेंज होती है। दूसरी चीज़ ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पे। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये बैरियर वोल्टेज कम हो जाएगा, और टेम्परेचर के कम होने से ये बैरियर वोल्टेज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे, ठीक है, कि आपने पी रीजन और एन रीजन में कितनी डोपिंग की है, उस डोपिंग की जो मिकदार है जिसको डोपिंग कंसंट्रेशन कहा जाता है, उससे भी ये पता चलता है। अगर डोपिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बैरियर कम हो जाएगा, क्योंकि डोपिंग ज़्यादा करने से इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और अगर डोपिंग कम करेंगे तो उससे फिर ये बैरियर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर बैरियर डिपेंड करता है। आप देखते हैं कि जो नेचर है या जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एंड पे जो है वो देखी जाती है, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिलिकॉन का डायोड बना रही है या जर्मेनियम का बना रही है, डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा रख रही है या कम रख रही है, वो डाटा शीट जब देंगे डायोड की तो आपको पता चल जाएगा। जो चीज़ हमारे यानी जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, वो है एनवायरमेंटल कंडीशन, जिसमें टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, वो होता है बैरियर पोटेंशियल एट 300 केल्विन माइनस 0.025 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ तो उस वक्त बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्चुअल बैरियर पोटेंशियल से। और अगर डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव हुआ यानी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, तो उस वक्त बैरियर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल बैरियर से बढ़ जाएगा। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा टी 1 केल्विन के बराबर हुआ
यानी जस्ट टेम्परेचर में 1 केल्विन जो है वो क्या आ रही है, चेंज आ रही है। तो उस वक्त जो बैरियर पोटेंशियल होगा वी बी डैश वो होगा वी बी माइनस 0.025, और 0.025 जो है ये वोल्ट्स में है। इसको अगर आप मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 25 मिली वोल्ट बन जाएगा। इसका मतलब है एक केल्विन टेम्परेचर में इजाफे से 25 मिली वोल्ट जो है वो बैरियर पोटेंशियल में क्या आती है, चेंज आती है, जो कि वैसे बहुत कम है, लेकिन अगर टेम्परेचर में चेंज लार्ज हो तो ये मल्टीप्लाई होकर काफ़ी लार्ज जो है वो चेंज बन सकती है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक। अब जस्ट लास्ट स्टेप है कि हम दोनों जो करेक्टरिस्टिक थी फॉरवर्ड और रिवर्स, उन दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर बना दें ताकि हमें एक सिंगल जो है वो करेक्टरिस्टिक मिल जाए। तो ये सिंगल करेक्टरिस्टिक जो है वो यूँ होगी कि ये आपके पास जो है वो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक आ गई, ये 0.7 वोल्ट के राउंड अबाउट सिलिकॉन के लिए मैं बना रहा हूँ। ये आपके पास जो है वो क्या आ गई, रिवर्स करेक्टरिस्टिक आ गई, और तीसरा ये जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें से यूज़फुल फॉरवर्ड और रिवर्स ही है। रिवर्स ब्रेकडाउन जो है वो उसको हम ऑपरेट नहीं करवाते क्योंकि इसमें डिवाइस डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये रिवर्स वोल्टेज वी आर वोल्ट्स में, ये फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ वोल्ट्स में, यहाँ पर फॉरवर्ड करंट जो है वो मिली एम्पेयर्स में, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें ये सिलिकॉन के लिए आपने बनाया है ग्राफ, और वो जो ग्राफ आपने सिलिकॉन के लिए बनाया है ये बनाया है आपने 300 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो ये समझें 300 केल्विन और सिलिकॉन के लिए। अब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से भी हमने कहा बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही बैरियर पोटेंशियल कम होगा तो अब ये शेप जो है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। यानी अब इसका बैरियर जो है वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम है, पहले बैरियर ये था, अब बैरियर कम हो गया, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर बढ़ने से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये अब आप जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 300 केल्विन पे है, ये ग्रेटर देन 300 केल्विन के ऊपर है। ये जो अब आपने नया ग्राफ बनाया है ये भी ग्रेटर देन 300 केल्विन, और ये वाला जो ग्राफ था वो ओरिजिनल ग्राफ था 300 केल्विन वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से एक तो बैरियर कम हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट था माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और माइनॉरिटी कैरियर पैदा ही किस वजह से हो रहे थे, टेम्परेचर की वजह से था, यानी थर्मली जनरेटेड थे वो। और अब ब्रेकडाउन वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन किस वजह से हो रहा था, बॉन्ड्स के टूटने की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ गई है टेम्परेचर की वजह से, तो अब बॉन्ड जो है वो इस लेवल पर टूटने की बजाय इस लेवल पे ही क्या होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक जो है वो देखी डायोड्स की, और इन्हीं में से आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो निकालने का तरीकाकार देखा। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।